हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महावीर क्लासेस के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 9 का बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत सा प्यारा सा चैप्टर, ग्रेविटेशन। जी हाँ, अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूं तो क्लास 9 साइंस फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, जो बच्चे बहुत आसानी से अगर इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो ग्रेविटेशन का एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे वो किसी भी रेफरेंस क्वेश्चन किसी भी रेफरेंस बुक से आ जाए, आपसे 100% वो क्वेश्चन बनेगा। ये भगवान जी सर का वादा है, अगर आप पूरी वीडियो के एंड तक आप बने रहते हैं। जी हां, अगर आप इस वीडियो के नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर पर आप अभी हमें व्हाट्सएप करें। आपको एक कॉमन चैनल है, व्हाट्सएप चैनल पर आपको ऐड कर लिया जाएगा और इसकी जो भी वीडियोस होंगी, जो भी नोट्स होंगे, वो आप तक शेयर कर दिए जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। और इस वीडियो को मैं कह रहा हूं भाई, आप 10 मिनट देख लो, प्यार हो जाएगा इस वीडियो से, इस चैनल से आपको प्यार हो जाएगा और आप एक एक वीडियो इस चैनल में ढूंढ ढूंढ के आप देखेंगे, क्योंकि आपको एक एक चीज बिल्कुल प्यारे तरीके से समझ में आने वाली है। तो शुरुआत करते हैं भाई ग्रेविटी की। हम इसमें क्या क्या टॉपिक्स यहां पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन की हम बात करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हम बात करेंगे, फ्री फॉल क्या होता है हम उसकी बात करेंगे, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, मास एंड वेट में रिलेशन डिफरेंस की हम बात करेंगे, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून की हम बात करेंगे, थ्रस्ट एंड प्रेशर की हम बात करेंगे, वॉइंसी की हम बात करेंगे और आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हम बात करेंगे। तो भाई पूरे टॉपिक आपके यहाँ पे एक सिंगल वीडियो में कवर होने वाले हैं। ये वन शॉट सेशन आप बिल्कुल पूरे एंड तक देख लीजिए। एक एक टॉपिक में गारंटी दे रहा हूं आपको बनेगा भाई, एक एक टॉपिक आपको बनेगा। ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्री फॉल, वैल्यू ऑफ जी, मास एंड वेट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, थ्रस्ट एंड प्रेशर, बुओयंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ईच एंड एवरी टॉपिक आपको यहां पे क्लियर होगा अगर आप इस पूरी वीडियो को एंड तक देखते हैं तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यहां पे आज के पहले टॉपिक ग्रेविटेशन की तरफ। ग्रेविटेशन एक्चुअल में क्या है, देखिए 1666 में, लगभग 1666 में न्यूटन ने देखा कि एक एप्पल जो है वो नीचे गिरा। वो कंफ्यूज कि व्हाई डिड एप्पल मूव स्ट्रेट डाउन, हियर रियलाइज अ फोर्स इज मस्ट पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। मतलब उनको लगा कि यार कोई एक फोर्स होगा जो अर्थ ग्रेविटी की तरफ उसको खींच रहा होगा, एंड सेम फोर्स कीप्स प्लैनेट इन द ऑर्बिट एंड ही नेम दिस ग्रेविटी। क्या नाम दिया इन्होंने? ग्रेविटी। तो सर ग्रेविटेशन क्या है? सर बड़ा कंफ्यूजन है, कोई कोई बोलता है ग्रेविटेशन, कोई कोई बोलता है ग्रेविटी। तो सुन लीजिए आज कहानी। ग्रेविटेशन का मतलब होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनी टू बॉडीज। किन्हीं भी दो बॉडी के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन को बोलते हैं ग्रेविटेशन। और अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं भाई? ग्रेविटी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इन्होंने एक बढ़िया सा एक डिस्कवरी करी जिसको बोला गया ग्रेविटी। क्या बोला गया? ग्रेविटी। तो भाई यहां पे ध्यान से सुनिएगा। तो सर मून जो है वो अर्थ से अट्रैक्ट क्यों नहीं होता? क्या रीजन है कि मून अर्थ को जो है मून अट्रैक्ट नहीं करता, जबकि एक एप्पल जब गिर रहा है तो अर्थ उसको खींच रही है? तो ध्यान रखना, जो फोर्स इनके बीच में लग रहा है, जो ग्रेविटेशन इनके बीच में लग रहा है, वो ग्रेविटेशन फोर्स जो है इस बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे प्रोवाइड होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे लगेगा दो बॉडीज के बीच में, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा सर, यही रीजन है कि मून जो है वो अर्थ से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। मतलब एक जैसे पत्थर, सपोज एक पत्थर को बांधते हैं रस्सी से और हम खींचते हैं, तो पत्थर जो होता है, स्टोन जो होता है, वो हमारे हाथ की तरफ नहीं आता, जबकि घूमता रहता है। अच्छा, मतलब यहाँ पे अर्थ क्या कर रहा होगा? मून को एक रस्सी जैसे एक फोर्स लगा रहा होगा और वो ऐसे 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 घूम रहा है। मींस वो क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है। तो ध्यान रखना, अ स्टोन इज साइड अ थ्रोड मूव टू अ सर्कुलर ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। Example, Earth gravity provides the centripetal force to the moon orbit. Means circular motion involve the at a constant direction changes alternating
velocity and the centripetal force ensure the circular motion and preventing the objects from the moving are straight and the moons or orbits are maintained by the earth centripetal force. तो जैसे जैसे एक स्टोन एक थ्रेड से बांध के घुमाते हैं वैसे ही जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, उसको जो ग्रेविटेशन है वो एक सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है और उसी सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से जो है वो लगातार किस में रिवॉल्व करता रहता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि सर क्या रीजन है कि मून अर्थ की तरफ नहीं खींचता या मून अर्थ को नहीं खींचता, तो याद रखना है उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन लग रहा है और वही ग्रेविटेशन उसको सेंट्रिपिटल फोर्स देता है और सेंट्रिपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कराता है। तो मून जो है वो सन के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ड्यू टू द ग्रेविटेशन, बिकॉज ग्रेविटेशन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। इज इट क्लियर एवरीवन? बहुत ही बढ़िया। तो भाई ग्रेविटेशन और जस्ट ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। किन्हीं दो बॉडीज के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन या ग्रेविटी। द फोर्स कॉज द बॉल कम्स डाउन एज ए ग्रेविटी। भाई एक बॉल को हमने छोड़ा तो बॉल नीचे आया, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। द ग्रेविटी कीप्स द प्लेनेट इन द ऑर्बिट अराउंड द सन। जो ग्रेविटी है, मैंने कहा मून जो है सन के अराउंड घूम रहा है, किसकी वजह से घूम रहा है? ड्यू टू द ग्रेविटेशन, क्योंकि इनको बीच में जो एक फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या मिलेगा? एक सेंट्रिपिटल फोर्स होगा और एक सेंट्रिपिटल फोर्स इसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब हम रस्सी कूदते हैं तो ऐसा तो नहीं कि हवा में उड़ जाते, नीचे आते हैं ना, तो नीचे आ रहा है मतलब अर्थ क्या कर रही है? हमें वापस से नीचे खींच रही है। अर्थ हमें वापस से नीचे क्या कर रही है? खींच रही है। किसकी वजह से? ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है ना? तो भाई ग्रेविटी हैज कॉज्ड द रॉक टू रोल डाउन हिल। तो ग्रेविटी मतलब कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला कि अर्थ जो है वो एक हैवी ऑब्जेक्ट है, हैवी मास है, जिसकी वजह से अच्छा एक और याद रखना, जो ग्रेविटी का जो फोर्स होता है दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, वीक फोर्स है। तो अब भाई अगर होता क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है समझ लीजिएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है ध्यान से सुनना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other objects via force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट, एक m1 ऑब्जेक्ट और एक m2 ऑब्जेक्ट, तो अब हमने अभी पढ़ा है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट बाय सम फोर्स, और दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जो फोर्स है वो फोर्स दोनों के मास के प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों को हमने कंबाइन करा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने कंबाइन करा, और कंबाइन करने पे हमने देखा कि यहां पे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो इसकी जगह पे एक आएगा कांस्टेंट g, जिसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू याद रखना है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। क्लियर है यहां तक? एक बार फिर से सिंपली यहां पे समझ लीजिए, जैसे हमारे पास कोई क्या है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट बिल्कुल रट जाना चाहिए, स्टेटमेंट याद कर लो, ये एग्जाम में आएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन every object in the universe attracted by the other
and this force of attraction is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Inversely proportional to the square of the distance between them. दोनों को क्या करेंगे हम कंबाइन करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो m1 m2 अपॉन हो जाएगा r स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक मिल जाएगा कांस्टेंट g m1 m2 अपॉन हो जाएगा r स्क्वायर। तो यहां से एक g का फॉर्मूला भी बनता है, g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें, अगर हम इसके यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ जी की बात करें तो यूनिट ऑफ जी जो बनेगा आपको सामने दिख रहा है, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और मास है तो मास दो बार है तो यहां बन जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, दैट इज द यूनिट, दैट इज द यूनिट है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखेंगे सभी लोग, फॉर्मूला याद रखेंगे सभी लोग। चलिए तो भाई अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट अभी हमने आपको फॉर्मूला ड्राइव भी कराया कि भाई F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से G का फॉर्मूला निकालेंगे एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, तो यहां से जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और इसकी वैल्यू सभी लोग याद रख लेना, 6.67 इंटू 10 टू दी पावर होता है माइनस 11। ध्यान रखना कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी की एसआई यूनिट है, याद रख लेना है आपको, ठीक है ना, आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ जाते हैं, यहां पे ये जी की वैल्यू हमने निकाले। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा, द अर्थ इज एक्टेड अपॉन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द सन इवन दो इट डज नॉट फॉल इनटू द सन। मैंने अभी इसका आंसर दिया था, ये क्वेश्चन तो भैया बढ़िया फेवरेट क्वेश्चन होता है सभी स्कूल्स के साइंस टीचर का, कि अर्थ जो है वो क्या कर रहा है, ग्रेविटेशन लगा रहा है किस पे, सन पे, या सन ग्रेविटेशन अर्थ पे लगा रहा है, तो वो क्यों फॉल नहीं होता है। तो ध्यान रखना भाई, इन दोनों के बीच में एक फोर्स तो लग रहा है, लेकिन ये जो फोर्स है ना, इट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये इसकी तरफ ना जाके या ये इसकी तरफ ना आके उसके अराउंड क्या करता रहता है, घूमता रहता है, उसके अराउंड क्या करता रहता है, घूमता रहता है। जब भी सेंट्रीपिटल, तो ये ग्रेविटी ही है जो इन दोनों को बांध के रखा है, ये ग्रेविटी ही है जो इन दोनों को बांध के रखा है, बाउंड करके रखा है। अदरवाइज हम कहीं भी गुम हो जाएंगे, कहीं भी खो जाएंगे और कहीं भी स्पेस में चले जाएंगे, हम बंद ही नहीं रहेंगे, एक सोलर सिस्टम के अंदर नहीं रहेंगे। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रख लेना और जो अभी आपको बताया गया है उस तरीके से आंसर लिख लेना। एक क्वेश्चन यहां पे पढ़िए, क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा है स्टोन एंड द अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। बिल्कुल सही है, एक स्टोन जिस पे जितना फोर्स लगा रहे हो, why then do we see only when a stone is falling towards the earth but not earth is raising upward to the stone। भाई मास किसका ज्यादा है, स्टोन का मास ज्यादा है, स्टोन का मास ज्यादा है कि जो है सन का मास ज्यादा है। तो सर स्टोन अर्थ का मास ज्यादा है, तो जिसका मास ज्यादा है वो उसकी तरफ आएगा, लेकिन अपोजिट फोर्स कहां लगेगा, ऊपर, तो रिजल्टेंट फोर्स तो होगा, बट जो मोशन होगा वो अर्थ का किसकी तरफ होगा, मतलब फोर्स का टुवर्ड्स दी अर्थ, टुवर्ड्स दी अर्थ होगा, क्योंकि F इज इक्वल टू होता है जी m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जी m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये देखिए भाई क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ।
देखिए इनिशियली दो ऑब्जेक्ट्स थे, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 था, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 था। डिस्टेंस क्या है r, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब आगे कहा जा रहा है कि क्या होगा अगर इनकी डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए। नाउ जो डिस्टेंस है उसको क्या कर रहे हैं, हम हाफ कर रहे हैं। जो डिस्टेंस है r डैश वो हाफ हो रही है, 1/2 हो रही है पुरानी डिस्टेंस की। तो जो नया फोर्स आएगा वो g m1 m2 अपॉन r की जगह क्या होगा 1/2r हो जाएगा, 2 2 जा होगा 4, तो 4g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मतलब पुराने फोर्स से ये नया फोर्स 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। मतलब जितना दूर जाते जाएंगे ग्रेविटेशन कम होता जाएगा, जितना पास होंगे ऑब्जेक्ट उनके बीच में ग्रेविटेशन उतना ज्यादा होगा। समझ रहे ना, मतलब अगर डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट इधर थे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो अलग है, लेकिन अगर उनकी डिस्टेंस को आधा कर दें तो फोर्स जो होगा उनके बीच में 4 गुना हो जाएगा। फोर्स जो होगा वो कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करते जाना भाई। सॉल्व करने पेन कॉपी लेके बैठिए, पेन कॉपी लेके सॉल्व करते जाइए, तभी चीजों में जो है मजा आएगा, तभी चीजें जो है आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी। सॉल्व करना मत भूलिएगा प्लीज। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है अगले क्वेश्चन में। डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ द मासेस ऑफ टू बॉडीज। एक मास कितना है m1 80 किलोग्राम है, दूसरे का कितना है मास m2 200 किलोग्राम है, और दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 6 मीटर। 6 मीटर डिस्टेंस हो गया। फोर्स क्या होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। g की वैल्यू मैंने अभी बताई थी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। m1 m2 की वैल्यू यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। m1 की वैल्यू है 80, m2 की वैल्यू है 200, यहां पे हो जाएगा 6। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, फोर्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब कैलकुलेट कैसे करें, 1 0 2 0 और यहाँ पे डेसिमल्स को हटाएंगे तो 11 हो तो 13 हो जाएंगे, 13 में से ये 3 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 10 टू दी पावर 10 है, और ये बचेगा 6 6 7, और यहाँ पे 8 दूनी इसको 16 कर दो अपॉन 6, 6 से इसको काटो, 6 11 66 हो जाएगा, और 11 एकम लगभग 6 एकम 6 हो जाएगा 111, और फिर इसको सॉल्व कर देना तो यहाँ पे बहुत ही कम वैल्यू यहाँ पे जो है मिलेगी, -10 में होगा, -10 में होगा। तो ये आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। What is the magnitude of gravitational force between the earth and 1 kilogram of object? एक ऑब्जेक्ट जिसका मास हमने m1 ले लिया, m1 ले लिया 1 किलोग्राम। कितना ले लिया, 1 किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ अर्थ जो है, मास ऑफ अर्थ जो है वो है 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 किलोग्राम। चलिए, एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6। तो भाई वही फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स जो हो जाएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r हो गया रेडियस, g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, मास हो जाएगा 1 किलोग्राम, m2 जो है वो 6 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 24, और वही इनके बीच का जो डिस्टेंस है रेडियस में 6.4 इंटू 10 टू दी पावर हो जाएगा 6, और इसका ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है, इसका ले लेंगे स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जल्दी से कैलकुलेशन करिएगा कि क्या आंसर यहाँ पे आने वाला है। जल्दी से यहाँ पे कैलकुलेशन करिएगा कि क्या आंसर यहाँ पे आने वाला है। प्लीज डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। जल्दी से सॉल्व करें भाई, क्या आंसर यहाँ पे जो है आने वाला है। इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे
तो लगभग 9.8 न्यूटन आएगा। कितना न्यूटन आएगा? 9.8 न्यूटन आएगा। आप प्लीज इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा, अप्रोक्स 9.8 न्यूटन आ जाएगा। देखो 6 दूनी 12 होगा, अब 12 ऊपर जाएगा तो 12 और 23 बचेगा, माइनस का 23 24 1 बचेगा। ठीक है, समझना ध्यान से। 10 टू दी पावर बच जाएगा 1, 10 टू दी पावर 1, पावर हटा लो। 6.67, इसको 6.67 को लगभग 6.7 ले रहे हैं, यहाँ पे अपने पास 6 है और ये ले रहे हैं अप्रोक्स 6.5। तो अगर हम देखें तो ये 6.5 लगभग ये कट जाएगा 60, मींस यहाँ पे, और अगर हम डेसिमल्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो है वो आएगा 9.8 न्यूटन। प्लीज इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाली। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए, अब यहाँ पे है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान से समझने की जरूरत है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंड्स अस द अर्थ एंड द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। भाई अगर अब सोचो, इमेजिन करिएगा कि ग्रेविटेशन नहीं है तो हम क्यों हवा में उड़ेंगे, है ना? हवा में उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे? क्यों? क्योंकि सर कोई बाउंड करने, कोई बांधने नहीं है, और उसी ग्रेविटेशन की वजह से हम यहाँ पे बंधे हुए हैं, अदरवाइज हम हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, हम सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की वजह से। द टाइड्स ड्यू टू द मून इन द सी, सी जो है समुद्र है, वो भी किसकी वजह से है? ग्रेविटेशन की वजह से। अब हम यहां पे आगे बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फ्री फॉल। देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे गिराएंगे, फ्री फॉल कराएंगे, तो होगा क्या एक्चुअल में? होगा ये कि ये अर्थ की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो जब अर्थ की तरफ, जब कोई अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से कोई ऑब्जेक्ट फॉल करे तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल, और इस फ्री फॉल की वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी में, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं भाई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो होगा ये कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम है मास ऑफ अर्थ, एम है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, आर है रेडियस ऑफ अर्थ। तो जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को गिराया, फॉर एग्जांपल ये एप्पल था, एप्पल को फॉल कराया, उसका मास एम था, ग्रेविटेशन की वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से मूव कर रहा है, एफ एम जी हो जाएगा। और वहीं पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसके बीच में जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। दोनों को हमने इक्वेट करा, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी बनेगा, जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। G इज इक्वल टू क्या होगा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर होगा, और यही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है भाई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ध्यान से देखते जाना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आता है भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैलकुलेट करो अर्थ सरफेस पर। The value of G on the surface of Earth, अर्थ सरफेस पे G की वैल्यू क्या है? तो G होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, सबको पता है। मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24, ये भी सबको पता है। रेडियस होता है लगभग 6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये वैल्यू हमने अभी फॉर्मूला जो निकाला था जीएम अपॉन आर स्क्वायर में सब्सटीट्यूट करें, और जब आर स्क्वायर में सब्सटीट्यूट करें और इन सबको जब सॉल्व करा तो G की वैल्यू आई अप्रोक्सीमेटली 9.8। क्या आई वैल्यू? अप्रोक्सीमेटली 9.8। तो ध्यान रखना, अर्थ सरफेस पे जो G की वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है भाई? मीटर पर सेकंड अकेला होता है, नहीं स्क्वायर होता है, एक्सेलरेशन है, सॉरी माफ कीजिए भाई। क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है अर्थ सरफेस पे कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा एक चीज और याद रखना बच्चों, एक चीज और याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले एक्सप्लेन G एंड G में रिलेशन, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन G एंड G, G और G में रिलेशन बताइए क्या होगा, तो ये इसको G और G में रिलेशन भी कहते हैं। G हो गया अपना बच्चों वाला G, ये हो गया बड्डा वाला G। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन आता है, तो आप इस तरीके से ड्राइव कर लेना। बढ़िया सा पेन पेपर लेके सॉल्व करना शुरू करो साथ में,
ताकि कोई दिक्कत यहां पे ना जाए। हमने वैल्यू निकाल ही ली है। अब सर क्या सब जगह जी की वैल्यू सेम होती है? सर क्या स्मॉल जी की वैल्यू दुनिया में हर जगह सेम होती है? तो सवाल है, आंसर है ना, बदलती है वैल्यू। जी की वैल्यू चेंज होती है। सर कैसे चेंज होती है? तो सबसे पहले एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट। जैसे जैसे अर्थ से आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे अर्थ से आप ऊपर जाओगे, ये है अपना अर्थ, ये है अपना अर्थ, और अगर आप अर्थ से ऊपर जाओगे हाइट के साथ, हाइट के साथ जी में होगा चेंज। मतलब जो जी होगा ना वो होगा डिक्रीज। क्या होगा भाई? डिक्रीज होगा। ध्यान रखना, डिक्रीज होगा। जी की जो वैल्यू है हाइट के साथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, जी इज डिक्रीज एज यू मूव अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ द अर्थ रेडियस इज इंक्रीजेस। क्योंकि हमने पढ़ा है G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जैसे जैसे ये R बढ़ेगा ये कम होता जाएगा भाई, कम होता जाएगा। बहुत ही बढ़िया। सर डेप्थ में क्या होगा? डेप्थ में क्या होगा? तो डेप्थ में भी डिक्रीज होगी। G की वैल्यू डेप्थ में भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? अर्थ है, और अर्थ के अंदर जाओगे आप, अर्थ के आप अंदर जाओगे तब भी जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, डिक्रीज होगी। जी जो होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है सेंटर पे। किस पे? सेंटर पे जो जी होता है वो होता है जीरो। हाँ सर, यस सर। स्मॉल जी की जो वैल्यू है मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो हो जाता है जीरो। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ध्यान रखना, सेंटर पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती? जीरो। तो सर वेट भी जीरो होगा। सर वेट भी जीरो होगा। वेट जीरो क्यों होगा? ध्यान से समझ लीजिएगा, वेट क्यों जीरो होगा? क्योंकि वेट जो होता है मास इनटू होता है ग्रेविटेशन, और जी की वैल्यू अगर जीरो होगी तो वेट भी क्या होगा? जीरो। अगर आप अर्थ के सेंटर पे जाएंगे तो आपका जो वेट होगा वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। अब अगर ध्यान से देखें, अगर ध्यान से देखें तो हमने पढ़ा है कि जो अर्थ है ना वो ऐसा गोल नहीं है। अर्थ ऐसा गोल नहीं है, वो हल्का सा चपटा है। जो अर्थ है ना वो हल्का सा कैसा है? ऐसा है, लाइक दिस। हाँ जी सर, ऐसा है, बिल्कुल है सर। ठीक है, तो ध्यान रखना, जहां पे पोल्स जो होते हैं दैट इज पोल, पोल्स, पोल्स, यहां पे जो ग्रेविटेशन होता है वो मैक्सिमम होता है। पोल्स पे जो ग्रेविटेशन होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। जी इज हाईएस्ट एट द पोल्स, जी इज हाईएस्ट एट द पोल्स। पोल्स पे जी ज्यादा होगा, और लोएस्ट होगा इक्वेटर पे। लोएस्ट क्या होगा? इक्वेटर पे। तो जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर जो होता है वहां जी होता है सबसे कम, डिक्रीज। और पोल्स पे जाएंगे तो जी बढ़ता जाएगा। जी क्या होता जाएगा भाई? इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, द अर्थ इज बल्ब, edge, equator and flitter and the poles so that the radius is larger at equator। और larger radius होगा इक्वेटर पे तो g जो होगा वो कम होगा। इसलिए कहते हैं कि भैया पोल्स पे जो g है वो मैक्सिमम है। g क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम है सर। क्या है? मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। और यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे जो है वो मिनिमम है। ऊपर जाएंगे अर्थ से ये कम होगा, क्या होगा? डिक्रीज होगा। अंदर आएंगे तब भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और सेंटर पे तो जी भैया जीरो हो जाता है, सेंटर पे तो जी जीरो हो जाता है। बढ़िया सर, इतना तो याद हो गया। यहां तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ जाते हैं आगे, अब हम बढ़ जाते हैं आगे। Why does a body reach the ground quicker at the poles at the equator when dropped when the same height? Why does the bodies reach the ground quicker at the poles than the equator when dropped from the same height? अगर हम किसी चीज को पोल्स पे, तो सर पोल्स पे जो है ना अट्रैक्शन ज्यादा है ना, तो पोल्स पे जल्दी से नीचे आ जाएंगे। और वहीं इक्वेटर पे जो है वो जी कम है थोड़ा सा, तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए कहना है
कि जब बॉडी को कहां से छोड़ा जाएगा, पोल्स पे, तो वो जल्दी से अट्रैक्ट हो जाएगा, जबकि इक्वेटर पे छोड़ेंगे तो कुछ टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो पोल्स पे ग्रेविटेशन क्या होता है, मैक्सिमम, इक्वेटर पे क्या होता है, मिनिमम होता है, ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ जी व्हेन वी गो अप अ हिल। अगर आप हिल पे जाएंगे, अगर आप हिल्स पे जाएंगे, है ना, ये अभी हिल्स है, ठीक है। अभी आप लोगों ने सुना होगा अरावली हिल्स के बारे में। अरावली हिल्स का जो है गवर्नमेंट के द्वारा एक अलग डेफिनेशन दी गई है। अब वो डेफिनेशन ये है कि जो 80 मीटर्स की हाइट वाली जो पहाड़ियां होंगी उनको हम पहाड़ियों में काउंट नहीं करेंगे। अब पहाड़ियों में काउंट नहीं करेंगे मतलब उनको क्या किया जाएगा, काटा जाएगा, उनका खनन किया जाएगा। जो अरावली है वो राजस्थान और जो अन्य दिल्ली वगैरह है उनसे जुड़े हुए हैं। तो जो डेजर्ट होता है, मरुस्थल जो होता है, उसको रोक के रखता है। और अगर उनका खनन हुआ तो बहुत ज्यादा जो है एनवायरमेंटल चेंज होगा। दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाएगी, आपके जो है राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाएगी। तो हम सबको आगे आना चाहिए, इस जो कानून है इसको वापस होना चाहिए। और अरावली जो हमारा एक इतिहास रहा है, जो कई हजारों साल पहले से हमारे इस पूरे एनवायरमेंट को, हमारे इस पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखा हुआ है, इसको हमें बचाना चाहिए, इसको हमें एक और मजबूत स्थिति में लाना चाहिए। क्योंकि जहां मुझे लगता है गवर्नमेंट कहती है कि एक पेड़ मां के नाम, भाई अगर हम एक पेड़ मां के नाम लगा रहे हैं तो हमें इन पर्वतों को, इन पर्वतमालाओं को भी हमें बचाना है, अरावली पर्वत को भी हमें बचाना है। तो हम सब इस मुहिम में लगे। इस एक कुछ नहीं तो एटलीस्ट हम इसके अगेंस्ट जो भी है एक पोस्ट या कुछ भी ऐसा डाल सकते हैं, ताकि हमारा जो एक इकोसिस्टम है वो बढ़िया तरीके से बैलेंस रहे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ जी व्हेन वी गो अप अ हिल। तो हिल्स पे जब जाएंगे ना तो हाइट बढ़ रही है, हिल्स पे जाएंगे तो हाइट क्या हो रही है, बढ़ रही है। और हाइट अगर बढ़ रही है तो हाइट के साथ हमने पढ़ा है कि जो अर्थ है, अर्थ की हाइट, अगर हम हाइट्स पे जाएंगे तो जो ग्रेविटेशन है वो चेंज होगा, ग्रेविटेशन डिक्रीज होगा। तो हिल्स पे, हाइट पे जाएंगे तो वैल्यू कम होगी, डिक्रीज होगी। कैलकुलेट द जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। कर लेते हैं, अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। और जी की वैल्यू होती है 9.8। अभी हमने बात करी थी, अभी हमने जस्ट बात करी थी, कहां बात करी थी, अभी आपको कैलकुलेट करके बताया गया था कि भाई अर्थ की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, अर्थ की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, वो होती है 6 × 10⁻6 मीटर, है ना। और वहीं अगर हम बात करें मास की तो ये होता है अप्रोक्स आपका 6.4 × 10⁻24 किलोग्राम, है ना। ये हो गया। तो G इज इक्वल टू क्या होगा, GM/R, GM/R²। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो G की वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये वैल्यूज या तो गिवन होंगी आपको, और गिवन नहीं होगी तो याद कर लो, और याद कर लो, और यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर लेना, ठीक है ना भाई। अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है इनको सॉल्व आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ प्लेनेट हुज मास एंड रेडियस आर बोथ हाफ। अगर हम किसी प्लेनेट का मास और रेडियस को क्या कर दें, हाफ कर दें ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ इट्स सरफेस शुड बी। ठीक है भाई, G इज इक्वल टू क्या होता है, GM/R²। समझ में आ गई कहानी, ये तो हो गया एक्चुअल फॉर्मूला। अब मास को क्या किया जा रहा है, आधा किया जा रहा है। जो नया मास है वो पुराने मास से आधा हो रहा है, और वहीं पे जो रेडियस है उसको भी आधा करना है, रेडियस को भी हम आधा कर रहे हैं। तो नया G होगा उसमें हम चेंज देख लेते हैं। G M की वैल्यू आ जाएगी M/2, और R जो आएगा वो R/2 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, अगर हम कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा 1/4, ये आएगा GM/R², 1/2 ट्वाइस हो जाएगा। तो जो G डैश होगा वो ट्वाइस हो जाएगा GM/R²।
दुगना हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करना सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पे आपके सामने है। डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी। एग्जाम में जी और जी में डिफरेंस 110% पूछा जाएगा। क्या है भाई? कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। वहीं स्मॉल जी की बात करें तो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वहीं अगर हम बात करें कैपिटल जी, इट्स कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में, दुनिया में कहीं भी चले जाओगे, जी की वैल्यू फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जबकि स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो वेरीज करेगी प्लैनेट टू प्लैनेट, हाइट टू डेप्थ, इक्वेटर टू पोल। जी की वैल्यू बदलती रहती है, चेंज करती रहती है, वेरी होती रहती है। वहीं अगर हम कैपिटल जी की बात करें तो यहां पे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है। और स्मॉल जी की वैल्यू की बात करें अर्थ सरफेस पे तो ये अप्रोक्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यूनिट जो होता है कैपिटल जी का वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वहीं इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, एग्जाम में जी और जी में डिफरेंस जरूर आना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, आंसर याद कर लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। मास, मास तो भाई इट कैन बी डिफाइंड एज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। जितना हमारे अंदर मैटर है, जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो क्या है? मास है। ऐसा यूनिट ऑफ मास होता है किलोग्राम। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है? किलोग्राम होता है। और द मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज एट एनी टाइम। कभी भी मास बदलता नहीं है, मास हमेशा फिक्स रहता है। वेट चेंज हो सकता है, क्योंकि वेट जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू ग्रेविटेशन। वेट क्या होता है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशन। मास, और क्योंकि अब देखो मास तो फिक्स है, अमाउंट ऑफ मैटर जो अभी हमने बात करी थी, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी इज कॉल्ड मास। और ग्रेविटी जो है हर जगह बदलती रहती, इसलिए वेट भी क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा। तो इट इज मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। Acting on a body, it is the formula for weighing is given by W is equal to mg. W is equal to m. तो अगर हम आगे बात करें कि जो वेट है, वेट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन होती है। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें वेट की, वो क्या होता है? न्यूटन। इट डिपेंड्स ऑन द मास and the acceleration due to gravity. So the mass may not change, mass may not change, but acceleration change. So acceleration change, so weight of an object on the other point or other surface is also change. और एक पॉइंट जो आपके सबसे लास्ट में लिखा हुआ है भाई, ये तो रट लो भैया। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून is 1/6 टाइम, कितना टाइम? 1/6 टाइम ऑन द वेट ऑन द अर्थ। ध्यान रखना है, अर्थ पे जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का उसका 1/6, मतलब मेरा वेट अगर यहां पे 60 न्यूटन है तो मून पे मेरा वेट जो होगा वो होगा 10 न्यूटन, बिकॉज 1/6 हो जाता है। क्या होता है? 1/6। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में क्या डिफरेंस है भाई? मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वहीं वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, पहली चीज, मास रिमेन्स सेम एट एवरीवेयर। मास हर जगह क्या होगा? सेम होगा। बट वेट कैन चेंज प्लेस टू प्लेस एंड जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ पे जो वेट होगा वो जीरो होगा। वहीं अगर हम बात करें मास इज मेजर यूजिंग ट्रेडिशनल वैलेंस, ट्रेडिशनल वैलेंस यूज करते हैं। वेट मेजर यूजिंग स्प्रिंग वैलेंस, स्प्रिंग वैलेंस यूज होता है। द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम या ग्राम। वहीं अगर हम वेट की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। मास कैन नेवर बी जीरो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता है। वेट कैन बी जीरो डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो वेट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ग्रेविटेशन जीरो होगा वहां वेट भी क्या होगा? जीरो होगा। और लास्ट जो पॉइंट है, मास डज नॉट चेंज
बेस्ड ऑन लोकेशन। लोकेशन के बदलने से मास में कोई चेंज नहीं होगा, जबकि वेट चेंजेस बेस्ड ऑन द लोकेशन डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी। किस पे डिपेंड कर रहा है? ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ग्रेविटी में चेंज होगा, डिक्रीज होगा, वेट भी डिक्रीज होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं। How does the weight of an object with respect to the mass and the radius of earth? In hypothetical case, if the diameter of the earth becomes half, अगर हम अर्थ के मास के डायमीटर को क्या कर दें? कम कर दें, प्रेजेंट वैल्यू, एंड मास बिकम्स 4 टाइम्स इट्स प्रेजेंट वैल्यू, हाउ कुड यू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सरफेस अर्थ अफेक्टेड? देखिए अभी नॉर्मली वेट इज इक्वल टू क्या है? मास इंटू ग्रेविटेशन। अब जो ग्रेविटेशन है वो होता है GMM अपॉन आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? अब क्या कह रहा है कि इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम हाफ, देखो रेडियस जो है वो हाफ ऑफ द डायमीटर है, ठीक है ना। अब डायमीटर को क्या कर दिया गया है? आधा कर दिया गया है। तो रेडियस जो होगा वो R d/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? d/4 हो जाएगा। अरे समझो भाई, हाँ, हाफ ऑफ द डायमीटर d/4 कर दिया जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो नॉर्मली पहले होगा GM, और अच्छा मास को क्या कर दिया गया है? 4 टाइम्स कर दिया गया है। नए वाले मास को क्या कर दिया गया है? नए वाले मास को 4 टाइम कर दिया गया है। तो होगा क्या एक्चुअल में? यहां से G तो सेम रहेगा, मास की जगह आ जाएगा 4m। पहले अभी इसकी जगह अपन लिखते हैं GM अपॉन d² अपॉन 4, यहां आ जाएगा 4GM अपॉन d²। ये नॉर्मली है G की वैल्यू। अब दूसरी कंडीशन में G डैश की वैल्यू को अगर देखें तो G M की जगह आ जाएगा 4m, और यहां पे जो आएगा वो आएगा d² अपॉन 16, d² अपॉन 16। तो 16 चौके होगा 64, GM अपॉन आएगा d²। तो इसको लिखेंगे 16 इंटू 4 GM अपॉन d²। तो नया जो ग्रेविटेशन होगा वो 16 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? और हमारा वेट भी 16 गुना बढ़ जाएगा, 16 टाइम्स। कितना टाइम? 16 टाइम्स यहां पे जो है हमारे वेट में चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। वेट ऑन द मून ऑन द ग्रेविटेशन, जल्दी से यहां पे समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो वेट होता है वो GMM अपॉन r² होता है, फोर्स जिसको हम कह रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट कर दें, मास मून का, वेट यहाँ पे जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यहाँ पे मास ऑफ द मून, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेडियस, तो ये सब वैल्यू पुट करने पे 1/6 हो जाता है। वेट ऑन मून जो होगा वो अर्थ के वेट का 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6 वेट होगा। ये आपको याद रखना है, ये वैल्यू है। यहां पे इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैल्यू पुट करके आंसर निकालने में यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जल्दी से यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैल्यूज याद रख लीजिए, ये यहां पे याद रखना है, ठीक है। 1/6। फाइंड द वेट ऑफ 80 किलोग्राम मैन ऑन द मून ऑफ द सरफेस एंड कैलकुलेट द मास ऑन द अर्थ एंड द मून। अर्थ एंड द मून, भाई अगर हम बात करें किसकी? कैलकुलेट द मास ऑन द अर्थ एंड द मून। मास दोनों पे सेम होगा, ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा? सेम, बट वेट जो होगा वो चेंज होगा। वेट क्या होगा? चेंज होगा। मास इंटू ग्रेविटेशन। तो मास है 80 किलोग्राम, और अगर ग्रेविटेशन की बात करें तो 9.8, हम इसको पुट कर लेंगे, या लगभग 10 ले रहे, तो ये हो जाएगा 800 न्यूटन। ये हो गया अर्थ पे, ये हो गया अर्थ पे। और वहीं अगर हम मून की बात करें, तो ये हो जाता है 1/6, 800 न्यूटन। तो यहां पे इसको कैलकुलेट करेंगे, 6 बन जा 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 3 जा 18 आ जाएगा, 18 के बाद 2 बचेगा, 6 3 जा 18, लगभग 133 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली 133 पॉइंट। तो आप सोचो कितना ज्यादा जो है चेंज होगा, 1/6 चेंज होगा, ठीक है। 1/6 तो वेट ऑफ, ये आपको अभी बताई दिया, ये अच्छे से पढ़ लेना। अब आगे बढ़ जाते हैं फ्री फॉल।
तो वैसे तो हम पहले बता चुके हैं जो ग्रेविटेशन होता है वही फ्री फॉल है। तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड इट रीचेस टू अ सर्टेन हाइट एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ। ये अर्थ की तरफ आना शुरू होगा एंड इट इज बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द फॉल, दिस फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भाई किसी अगर ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो आप देखेंगे कि वो क्या होगा, अर्थ की टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा। तो जो अट्रैक्शन हो रहा है टुवर्ड्स दी अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो अट्रैक्ट हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे, याद रख लेना है। और ठीक है, इक्वेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो अब तीन इक्वेशन आपने सबने पढ़ी होंगी, तीन इक्वेशन आपने सबने पढ़ी होंगी। v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, है ना। अब एक ही जगह क्या रख दो, g रख दो, एक ही जगह क्या रख दो भाई, g। तो जो अब नई इक्वेशन आएगी v इज इक्वल टू यू प्लस जे टी हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन सबने पढ़ा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक ही जगह रख दो g और s की जगह रख दो h, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। बट ध्यान रखना, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो g की वैल्यू माइनस में लिया जाएगा, g की वैल्यू किस में लिया जाएगा, माइनस में। और अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो g की वैल्यू डाउनवर्ड जब आएंगे तो g की वैल्यू प्लस में ली जाएगी, ये आपको याद रखना है। अपवर्ड जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे g की वैल्यू नेगेटिव होगी, और डाउनवर्ड आएंगे तो g की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ध्यान रखना। और थर्ड इक्वेशन तो सबको पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, u स्क्वायर प्लस 2as। तो v और u तो सेम है, एक ही जगह क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। स्क्रीनशॉट ले ले, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पे a stone is released from the top of the tower, u इनिशियली क्या था, जीरो, इनिशियली क्या था, जीरो। कैलकुलेट द वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, भी हमें निकालना है, u प्लस ए टी होता है। अब अगर हम बात करें तो कितना वेलोसिटी होगा टचिंग द ग्राउंड, इसको टाइम यहां पे दिया है क्या, नहीं दिया, जस्ट बिफोर। एक काम करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या ले लो, 2as। u की वैल्यू 0, a की वैल्यू आ जाएगी 10, s कितना है, हाइट 20 मीटर है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 40, 400। v स्क्वायर इज इक्वल टू 400, v इज इक्वल टू रूट 400, मतलब 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। टचिंग द ग्राउंड 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर हम इस हाइट से ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हैं, ये कितने हाइट का है, 20 मीटर की हाइट का है, कितनी मीटर की हाइट का है, 20 मीटर। तो किस वेलोसिटी से वो नीचे ग्राउंड को टच करेगा, वो वेलोसिटी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी, हमने यहाँ पे कर ली। ये क्वेश्चन आप प्लीज सॉल्व करिएगा, एक दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। केपलर्स लॉ उतने काम के नहीं है, 9th के हिसाब से देख ले, लेकिन फिर भी यहां पे समझ लो, केपलर ने 3 लॉ दिए थे। सबसे पहला आता है केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर का फर्स्ट आता है केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट। इन्होंने कहा था कि जो अर्थ है या जो प्लेनेट है वो सन के अराउंड, दिस इज सन, और यहां पे है ये अर्थ। तो सन के अराउंड जो अर्थ है वो एक इलिप्टिकल पाथ में, सर्कुलर में नहीं, ध्यान रखना, सर्कुलर में इन्होंने मना किया था, मतलब इन्होंने गलत बताया। इलिप्टिकल पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, और ये इलिप्टिकल पाथ में जो रिवॉल्व करता है, लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। और सन जो होता है वो एक फोकस पे होता है, ये आपने बताया था। तो प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ ओवल शेप्ड प्लैनेट या ओवल शेप्ड पाथ कॉल्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट, विच सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ द 2 फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फोकाई। प्लूरल फॉर्म, फोकस का प्लूरल फॉर्म, नीचे जाना है, नीचे फोकस, ठीक है भाई। अगर हम बात करें केपलर्स लॉ ऑफ एरिया, केपलर्स का जो था सेकंड लॉ ऑफ एरिया, इन्होंने बहुत शानदार तरीके से यहां पे सेकंड लॉ को भी एक्सप्लेन करा था। सेकंड लॉ को कैसे समझाया, इन्होंने कहा कि प्लेनेट जो है वो इलिप्टिकल पाथ में तो रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर यहां पे सन है और यहां पे प्लेनेट है ए पॉइंट पे, तो ए से बी पे जब जाएगा तो जो एरिया इक्वेट करेगा, या सी से डी पे जब जो जाएगा
प्लैनेट जो एरिया यहां पे स्वीप आउट करेगा, ये दोनों ही केस में जो एरिया होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। दोनों ही केस में जो एरिया होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। तो दूसरा जो प्लैनेट एरिया फॉर्मूला है केपलर्स लॉ ऑफ एरिया का, वो क्या है, आ प्लैनेट्स मूव इन अ ऑर्बिट, imaginary line between the planets and the sun sweep out equal area in equal interval of time. This means the planets moves faster when it is closer at the sun and slower when the farther away. ठीक है, केपलर का थर्ड लॉ और अच्छा है कि जितना टाइम लग रहा है, थर्ड लॉ ध्यान से सुनना, थर्ड लॉ पूरा घूमने में जो टाइम लग रहा है, टाइम टी, उसका स्क्वायर, उसकी जो रेडियस होती है सेमी मेजर एक्सिस, उसके फोर्थ पावर की स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर, है ना। एक मिनट, द सन इज रिलीज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन स्पेशली द स्क्वायर ऑफ द टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस, क्यूब, सॉरी, दिस इज क्यूब टाइम, square of the time period is a cube time of the semi major axis, semi major axis cube time के यहां पे बराबर होगा। ठीक है, इतना याद रखोगे क्या?